नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का थर्ड चैप्टर देखेंगे। थर्ड चैप्टर में भी हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी कण की जो गति है वो कहते किसे हैं, स्थिति क्या होती है, दूरी और विस्थापन के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे गति क्या है, मोशन किसे कहते हैं, गति किसे कहा जाएगा। देखिए, यदि किसी पिंड की वस्तु की समय के साथ में स्थिति बदल रही है तो उस अवस्था को हम गति कहते हैं। यदि किसी पिंड या वस्तु या जो कोई कण है उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, तो समय के साथ परिवर्तन यदि हो रहा है, समय के सापेक्ष में स्थिति यदि बदल रही है, तो उस अवस्था को गति कहा जाता है। उस अवस्था को गति कहते हैं दोस्तों, मोशन कहा जाता है। यहां पर हमारे पास में आई है स्थिति कि स्थिति, किसी भी वस्तु की स्थिति क्या चीज है। इस स्थिति को समझने के लिए देखिए दोस्तों, हमें कोई रेफरेंस बिंदु लेना पड़ेगा, एक ऐसा बिंदु मानना पड़ेगा और उस बिंदु के रेस्पेक्ट जो वस्तु कहां पर मौजूद है वो उसकी स्थिति को बताएगी। तो यहां पर सर्वप्रथम हमारे को कोई एक बिंदु निर्धारित करना पड़ेगा जिसको हम संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। देखिए, जो संदर्भ बिंदु है उसके लिए हम एक नया वर्ड यूज में लेंगे, निर्देश तंत्र। और निर्देश तंत्र के अंदर ही हम पिंडों की गति का अध्ययन करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है समझेंगे कि एक ऐसा आकाश तंत्र जिसमें किसी पिंड की स्थिति या गति के बारे में अध्ययन करते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। देखिए, ऐसा आकाश होगा, ऐसा निकाय कह सकते हैं, तंत्र कह सकते हैं, ऐसा निकाय या आकाश या तंत्र जिसमें किसी कण की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता हो, जिसमें किसी पिंड कह सकते हैं, कण कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं कि स्थिति या गति का अध्ययन करते हैं, स्थिति या गति का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम निर्देश तंत्र कहेंगे दोस्तों। उसे निर्देश तंत्र कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, निर्देश तंत्र कहते हैं। अब ये जो निर्देश तंत्र हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ निर्देश तंत्र आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और जो पढ़ चुके हैं उनका थोड़ा विस्तारित रूप और उनके बारे में ही हम डिटेल से अध्ययन करेंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों, जो निर्देश तंत्र है उनके रेफरेंस बिंदु के अकॉर्डिंग हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। निर्देश तंत्र के प्रकार, अभी आपको निर्देश तंत्र भी अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन निर्देश तंत्र विद्यार्थियों 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं।
दूसरा जो प्रकार है वो है ध्रुवीय निर्देश तंत्र। ध्रुवीय निर्देश तंत्र। और जो तीसरा निर्देश तंत्र है वो है बेलनाकार निर्देश तंत्र। बेलनाकार निर्देश तंत्र। ये हमारे पास में 3 निर्देश तंत्र है। उनमें से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र कहा जाता है इसको। दूसरा जो प्रकार है वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और यह है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो ध्रुवीय निर्देश तंत्र है वो 2 प्रकार का होता है। गोलीय निर्देश तंत्र गोलाकार रूप में होता है, एक होता है वर्तीय निर्देश तंत्र, 2 प्रकार का होगा। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, इसके बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और हमारे सिलेबस में ये वाला जो निर्देश तंत्र है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा यूज में आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो निर्देश तंत्र है उनमें से कार्तीय निर्देश तंत्र है क्या और वो कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से उसमें किसी कण की स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, कार्तीय जो निर्देश तंत्र है वो 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होगा। और पहला जो प्रकार है वो है हमारे पास में द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र। द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र। द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र को आप समझेंगे है क्या एक्चुअल में। इसमें देखिए दोस्तों, 2 सरल रेखाएं होती है और दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। एक रेखा को अक्ष डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको अक्ष कहा जाता है, अक्ष कहा जाएगा। दूसरी जो रेखा है उसको वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको वाई अक्ष कहा जाता है। और दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारे पास में है मूल बिंदु और इसको हम संदर्भ बिंदु कहेंगे। ये यहाँ पर संदर्भ बिंदु है। संदर्भ बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिसके सापेक्ष हम किसी कण की स्थिति को बताते हैं कि कोई भी कण है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर गति कर रहा है, किस स्थिति में मौजूद है। तो देखिए दोस्तों, जो 2 डायमेंशनल सिस्टम बोलते हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में 2D भी कहते हैं। 2D द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र, और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D से कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमारे पास में ये कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट P की जो स्थिति है वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे कि हम मूल बिंदु से इस बिंदु P की स्थिति की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम एक्स एक्सिस के ऊपर चलेंगे और फिर हम वाई एक्सिस पर चलेंगे। बिंदु P पर पहुंचने के लिए इतनी दूरी तो हमारे को एक्स एक्सिस पर चलनी पड़ेगी, फिर यहां से हम जाएंगे वाई एक्सिस पर। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल एक्स से, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल वाई से कह दें, तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स वाई। तो जो बिंदु P है इसकी स्थिति है एक्स वाई, और ये जो एक्स और वाई 2 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसको हम निर्देशांक कहते हैं दोस्तों। तो बिंदु P के जो निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट हैं, वो हैं एक्स वाई, और किसी भी कण की स्थिति को उनके कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट होंगे और इनको हम देखिए दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक की स्थिति एक्स एक्सिस से यदि 0 से 90 डिग्री तक का जो एंगल होता है इसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट धनात्मक होते हैं। फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ऋणात्मक हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट है वो धनात्मक होता है। देखिए, इस वाली स्थिति के अंदर y तो होगा धनात्मक सदैव और x होगा सदैव ऋणात्मक, और इस वाली स्थिति के अंदर x भी ऋणात्मक होगा और y भी ऋणात्मक होता है। दोनों कोऑर्डिनेट ही इस चतुर्थांश में
इस तीसरे भाग में नेगेटिव होंगे, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में x का मान तो धनात्मक होता है बट y का मान यहाँ पर भी ऋणात्मक होगा। तो ये हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश 4 क्वार्टर में इसको डिवाइड कर दिया है दोस्तों। इसके बारे में आपने पहले से भी अच्छे से पढ़ रखा है। अब हम जो द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र है उसी की भांति ही एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र, जो तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, त्रिविमीय कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो क्या है? त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र, त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र, और इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको 3D कहा जाता है। 3D में और 2D में एक इतना ही डिफरेंस है, इसमें जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और उसके बाद में एक तीसरी एक्सिस और आ जाती है जो कि इन दोनों एक्सिस के लंबवत होगी। जैसे मैंने यहाँ पर इस डस्टर को दिखाया है, ठीक उसी डायरेक्शन में जेड एक्सिस होती है जो कि एक्स और वाई एक्सिस के दोनों के लंबवत होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यदि हम दिखाएं तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस आ जाएगी, ये वाई एक्सिस आ जाएगी और ये हमारे पास में इधर आएगी जेड एक्सिस। जो जेड एक्सिस है वो यहाँ पर बोर्ड के तल के लंबवत है। इस चित्र के अनुसार बोर्ड के तल के लंबवत है, बट बोर्ड के तल के लंबवत वाली लाइन को हम बोर्ड पर कैसे दिखाएं, उसके लिए एक उपाय हमने ढूंढा है कि ये इधर इस तरीके से है। हालांकि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल तो हमारे को 90 डिग्री दिखता है, बट ये एंगल बोर्ड के तल के लंबवत है, इस तरीके से हैं। ये यहाँ वाला एंगल 90, ये यहाँ वाला एंगल 90, उसको हमने इस तरीके से दिखाया है दोस्तों। और इसमें किसी बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स, वाई, जेड 3 कोऑर्डिनेट होंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स दूरी, वाई एक्सिस के ऊपर वाई दूरी और जेड एक्सिस के ऊपर जब हम जेड दूरी तय करेंगे तब हमारे को बिंदु P मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पर एक्स दूरी तय की, फिर वाई दूरी तय की, तो हम बिंदु P पर पहुंच गए जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। यहाँ पर जो बिंदु P है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं। आप लोगों को त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र समझ में आया होगा। अब बात करते हैं स्थिति की, कि इन निर्देश तंत्रों की जरूरत पड़ती है किसी भी कण की पिंड की स्थिति को बताने के लिए। कि जैसे बिंदु P पर कोई कण है, मौजूद है, तो हम कहेंगे कि उसकी जो स्थिति है वो एक्स वाई पर है। और यदि इस यहाँ पर है कोई बिंदु या कोई पिंड, कण, वस्तु, तो उसके जो स्थिति है वो एक्स वाई जेड पर है। तो जो कोई भी निर्देश तंत्र होता है तो उस निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक हैं वो उस निर्देश तंत्र में उस पिंड की, कण की स्थिति को प्रदर्शित करता है दोस्तों। यहाँ पर हमारे को ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। फिर उसके दोस्तों अब हम भौतिक राशियों के प्रकार देखेंगे। दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार यहाँ पर हम देखने वाले हैं। दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। देखिए, दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला प्रकार है वो हमारे पास में है दोस्तों अदिश भौतिक राशियां। इसको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अदिश भौतिक राशियां, अदिश भौतिक राशियां, और इसको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और मैंने यहाँ पर शॉर्ट में स्केलर पुट कर दिया है दोस्तों। दूसरी जो भौतिक राशियां हैं वो है हमारे पास में सदिश भौतिक राशियां। इसको हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं और मैंने यहाँ पर वेक्टर से पुट कर दिया। वेक्टर का मतलब है कि वो सदिश भौतिक राशि ही है। अब यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों कि अदिश भौतिक राशियां क्या होती है, सदिश भौतिक राशियां क्या होती है। देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं हो, तो ऐसी
भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं हो, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, उनको हम अदिश भौतिक राशियां कहते हैं, अदिश राशियां कहलाती है, अदिश राशियां कहलाएगी दोस्तों। अब ऐसी कौन सी राशियां हैं, उनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती। जैसे बात करें द्रव्यमान, द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है। जैसे मैं मेरे ही द्रव्यमान की बात करूं कि मेरा द्रव्यमान है 80 किलोग्राम उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में नहीं है दोस्तों, 80 किलोग्राम है फिक्स, इसमें दिशा को व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। 80 किलोग्राम ऊपर की ओर, इस 80 किलोग्राम दक्षिण दिशा में, ऐसा व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसी जो राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम अदिश भौतिक राशियां कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जैसे द्रव्यमान जो मूल भौतिक राशियां हैं, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, सारी की सारी अदिश भौतिक राशियां होती है। तो द्रव्यमान है आपके पास में, लंबाई है, समय है, ये ताप है, ये सब की सब अदिश भौतिक राशियां होती है दोस्तों। इसके साथ में हम बात करें घनत्व की, अन्य कुछ भौतिक राशियों की भी हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स भी एक अदिश भौतिक राशि होती है। इसके साथ में हम बात करें प्रतिरोध भी एक अदिश भौतिक राशि है, विभव और विभवांतर दोनों अदिश भौतिक राशियां होती है। तो बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो अदिश राशियां होती है, जैसे कार्य, ऊर्जा आदि लगा देते हैं हम। तो ये हमने कुछ राशियां बताई है जो कि अदिश राशियां होती है, इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। फिर हम चलते हैं सदिश भौतिक राशियों पर, कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता हो, कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत पड़े, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता हो, दिशा अत्यंत जरूरी हो, आवश्यकता हो, सदिश भौतिक राशियां कहलाती है, या हम कह दें सदिश राशियां कहलाती है दोस्तों। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हम देखेंगे। जैसे हमारे पास में जो पहला एग्जाम्पल है सदिश का, वो है विस्थापन, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन एक सदिश भौतिक राशि होती है दोस्तों। इसके साथ में हम बात करें वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, ये सब भौतिक राशियां हैं, सदिश भौतिक राशियां हैं। संवेग हो गया है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं जैसे कुछ अन्य भौतिक राशियों पर, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बल आदि जो राशियां हैं वो सदिश भौतिक राशियां होती है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे कि जैसे हम बल की बात करें तो बल को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की बहुत आवश्यकता है, कि जैसे इसके ऊपर 5 न्यूटन बल लग रहा है, तो इसका ये भी पता होना आवश्यक है कि इस पर जो 5 न्यूटन का बल लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सी दिशा में काम कर रहा है दोस्तों। तो 5 न्यूटन जो बल तो लग रहा है उसका पता है, बट उसकी डायरेक्शन का भी पता होना
जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से विस्थापन, वेग, त्वरण, एक्सेलरेशन, ये जो सदिश भौतिक राशियां हैं, इनकी दिशा की हमें आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे दूरी। दूरी क्या है? देखिए दोस्तों, किसी कण के द्वारा, पिंड के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। किसी पिंड कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं, कण कह सकते हैं, के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। कोई भी पिंड है जिस पथ के अकॉर्डिंग चलता है, तो उस पथ की जो लंबाई है उसी को ही हम दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसको हम मोस्टली अक्ष से प्रदर्शित करते हैं, अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम अक्ष से प्रदर्शित करेंगे, अक्ष से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये भौतिक राशि है, इसको अक्ष से लिखा जाएगा। यह एक अदिश भौतिक राशि होती है। यह एक अदिश भौतिक राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह एक अदिश भौतिक राशि होती है। इसका जो मात्रक है वो मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर होगा। मीटर में इसका मापन होता है। मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। फिर देखिए कि दो बिंदुओं के मध्य जो दूरियां हैं वो अनंत प्रकार से हो सकती है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरियां अनंत प्रकार से हो सकती है। अनंत तरीके से हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा सकते हैं। अनंत प्रकार से रास्ते बनाए जा सकते हैं। तो अनंत प्रकार से हो सकती है, अनंत प्रकार से हो सकती है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे कि जो दूरी है, देखिए यहां पर हमने बात की कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरियां अनंत प्रकार से हो सकती है, लेकिन दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होगी, इसको हम ऋणात्मक नहीं लेते। दूरी सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक होती है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे विस्थापन की, और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम यहां पर देखेंगे। तो उन एग्जाम्पल से हमारे को बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। इस के बाद में हम विस्थापन देख रहे हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है कि दो बिंदुओं के मध्य के सीधी दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की जो सीधी दूरी है उसको हम विस्थापन कहते हैं। बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी, सीधी जो डिस्टेंस है, सीधी जो दूरी है, उसी को ही हम विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है, विस्थापन कहते हैं दोस्तों। अब यह एक सदिश राशि होती है कि जो विस्थापन है यह सदिश राशि होती है। इसका मतलब है कि इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो यह सदिश राशि होती है। सदिश और अदिश राशियों के बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल से अध्ययन करेंगे। केवल यहाँ पर तो ये समझना है कि सदिश का मतलब है कि उसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। सदिश राशियों को व्यक्त करने का एक तरीका है कि जो भी उसका प्रतीक चिन्ह होता है उसके ऊपर एक एरो का निशान लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो विस्थापन को अक्ष सदिश से व्यक्त करते हैं। देखिए दोस्तों किस तरीके से किया जाता है। विस्थापन को अक्ष और इस तरीके का एक एरो का निशान लगाया जाएगा, चाहे डायरेक्शन राशि की किधर भी हो, एरो का निशान है सदिश राशि के ऊपर इस तरीके से ही रखा जाना है। इसको हम बोलेंगे, बोलने का जो तरीका है वो है अक्ष वेक्टर, अक्ष सदिश, हिंदी में अक्ष सदिश कह देंगे।
इसको इंग्लिश में अक्ष वेक्टर कहा जाता है। विस्थापन को अक्ष सदिश से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि दूरी और विस्थापन में डिफरेंस भी चल रहा है साथ में। इसको तो सिर्फ अक्ष से और इसको अक्ष सदिश से, और यह अदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। ये एक समानता है दोनों राशियों में कि इसका मात्रक भी मीटर ही होता है, इसका मात्रक मीटर ही होगा, मात्रक मीटर होता है, और मीटर को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरियां होती है वो अनंत प्रकार से हो सकती है। अब यहां पर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास में ये कोई पॉइंट है A और ये कोई पॉइंट है B, तो यहां से जैसे हम चल रहे हैं इस तरीके से, यदि इस पॉइंट A से B पर पहुंच रहे हैं, एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, एक तरीका इस तरीके से भी हो सकता है। तो हमने ये अलग अलग रास्ते बनाए हैं। हम बिंदु A से B तक जा रहे हैं, तो ये हमारे पास में यहां से लेकर यहां तक जो पथ की लंबाई है इसको हम दूरी कहेंगे। यहां से यहां तक जा रहे हैं तो इसको भी दूरी, यहां से यहां तक जो दूरी है, तो A और B बिंदु के बीच में जो दूरियां है वो अनंत प्रकार से हो सकती है। आपने थोड़ा सा भी रास्ता बदला, उतने में ही नई दूरी आ जाएगी, दूरी का मान नया आ जाएगा। थोड़ा सा भी आप चेंज करेंगे तो आपके पास में दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरियां हैं वो अनंत प्रकार से व्यक्त करते हैं। फिर कि दो बिंदुओं के मध्य का विस्थापन क्या है। दो बिंदुओं के मध्य का विस्थापन का अर्थ यह है कि दोनों बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी, जो कि हमने इस पथ से दिखाई है कि बिंदु A से B तक हम एकदम सीधे ही चलें तब उस दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब जिसका कोई दूसरा मान नहीं होता, केवल एक ही मान होता है। तो विस्थापन सदैव अद्वितीय होता है। तो दो बिंदुओं के मध्य का विस्थापन, दो बिंदुओं के मध्य का विस्थापन अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ यह है कि जिसका कोई दूसरा मान नहीं हो, तो अद्वितीय होता है, इसकी कोई दूसरी वैल्यू नहीं होती है दोस्तों, जबकि दूरियां अनंत प्रकार से होती है। अब दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होगी, वो पॉजिटिव ही आनी है। बट जो विस्थापन है, विस्थापन विद्यार्थियों धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है दोस्तों। यहां पर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे हो सकता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये हमारे पास में जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये द्विविमीय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2D है, ये अक्ष और वाई। और जैसे यहां से ये तो इसका मूल बिंदु हो गया, ये यहाँ पर 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, और इधर जो कोऑर्डिनेट हैं वो -1, -2 और ये -3, और इनको हम नाम देते हैं। ये तो O हो गया, ये इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको हमने नाम दे दिया B और फिर नाम दे दिया इसको हमने C। देखिए दोस्तों, यदि कोई पार्टिकल है, कोई पिंड है, वो मूल बिंदु O से गति प्रारंभ करता है, O से वो पहले जा रहा है A पर और A से फिर आ रहा है C पर, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या क्या है वो हम देखेंगे। देखिए, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है। दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी, तो प्रारंभिक बिंदु उसका O है और अंतिम बिंदु उसका C है, तो इन दोनों के बीच की जो सीधी दूरी है उसको हम विस्थापन कहेंगे। तो यहां से जब विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन O से लेकर C तक का है -2, ये तो इसका कोऑर्डिनेट तो है 0,
और इसका कोऑर्डिनेट है -2, तो विस्थापन यहां पर -2 है, इसका मतलब विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। जब हम दूरी की बात करें कि पार्टिकल O से पहले A पर गया फिर C पर आया, तो यहां से यहां तक गया तो 2 मीटर दूरी तय कर ली, वापस यहां पर आया तो फिर से 2 मीटर दूरी तय कर ली, फिर यहां से जब यहां आया तो फिर 2 मीटर दूरी तय कर ली, तो 6 मीटर इसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो 6 मीटर और विस्थापन आएगा -2। और यदि कोई पार्टिकल जैसे मान लीजिए कि यहां से O से लेकर B तक गया, B से वापस O पर आया, तो उसका विस्थापन तो शून्य हो जाएगा। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो सीधी दूरी है वो 0 होगी, विस्थापन 0 होगा, जबकि दूरी यहां से यहां तक 3 मीटर, यहां से यहां तक वापस आएंगे तो फिर से 3 मीटर, 3 + 3 6 मीटर हो जाएगी। दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। एक स्थिति की और बात करते हैं, यहां से कोई पार्टिकल चला, फिर वो B पर गया, B से वापस A पर आ गया, तो दूरी तो कितनी तय की, O से B तक गया तो 3 मीटर, वापस B से A पर आया तो 1 मीटर, दूरी हो गई 4 मीटर, जबकि विस्थापन है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, तो वो हो गया 2 मीटर। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, और जो विस्थापन की वैल्यू है वो सदैव या तो दूरी से छोटी होती है या बराबर भी हो सकती है। कई सिचुएशन में वो बराबर आ सकती है, जब विस्थापन और दूरी बराबर हो, पिंड है वो एकदम सीधे पथ पर ही गति करता हो, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जैसे यहां से लेकर यहां पर गया कोई पार्टिकल, तो उसका विस्थापन 2 मीटर और दूरी भी 2 मीटर। तो देखिए दोस्तों, यहां हमारे पास में यहां पर एक रिजल्ट निकल कर आ गया है कि जो दूरी होती है वो सदैव बड़ी होगी या इक्वल भी कई कंडीशन में हो सकती है विस्थापन से। ये हमारे पास में निकल कर आ गया है दोस्तों। तो इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ पाए होंगे कि जो विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। यहां से हमने इसको समझा।